हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी नॉलेज सीरीज़ को। तो जैसे कि दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि हम इस सीरीज़ को किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली दो पार्ट्स थे उसमें, एक था एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग का पार्ट और सेकंड था स्पीकर डिज़ाइनिंग का पार्ट। तो दोस्तों स्पीकर डिज़ाइनिंग की भी वीडियोस जल्दी आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग सेक्शन की। तो पहले हमने एक वीडियो और भी बनाई है, इससे पहले जो आई थी वो थी EMI फ़िल्टर्स, और जो 220-230 वोल्ट्स हमारी मेंस AC वोल्टेज आती है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी गई थी। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम कि जब सिग्नल इसमें से मतलब कि जो मेंस 230 वोल्ट्स AC हमारे घर में आउटलेट से आता है उसके बाद ट्रांसफार्मर में जाता है वो, लेकिन उससे पहले हम या तो एक EMI फ़िल्टर लगा सकते हैं उसको फ़िल्टर करने के लिए जो सिग्नल आ रहा है, तो वो हमारे लिए एक एडिशनल ऑप्शन होता है। लेकिन सेकंड चीज़ दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए हम एक सॉफ्ट स्टार्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सबसे पहले तो 230 वोल्ट्स के बाद और ट्रांसफार्मर से पहले हमारा लगाया जाता है। अगर आप EMI फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं तो पहले EMI फ़िल्टर आएगा, उसके बाद सॉफ्ट स्टार्ट मॉड्यूल लगेगा, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्यों लगता है और उसकी क्या क्या डिटेल्स होती हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो सॉफ्ट स्टार्ट है, हम सॉफ्ट स्टार्ट से क्या समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि नाम ही बता रहा है सॉफ्ट स्टार्ट, मतलब कि किसी भी चीज़ को धीरे से स्टार्ट करना, मतलब सॉफ्टली स्टार्ट करना, एकदम से कोई चीज़ स्टार्ट ना हो, आराम से स्टार्ट करना है किसी चीज़ को धीरे धीरे, तो उसे हम सॉफ्ट स्टार्ट बोलेंगे। लेकिन अब इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो कहाँ पर होता है, तो दोस्तों एम्पलीफायर के केसेस में हम ट्रांसफार्मर के लिए एक सॉफ्ट स्टार्ट लगाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्टार्ट जो है ट्रांसफार्मर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर जाननी बहुत ही ज़रूरी है, किस टाइप का जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर या फिर कितना हैवी ट्रांसफार्मर के बाद हमें सॉफ्ट स्टार्ट मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सॉफ्ट स्टार्ट जो है वो ट्रांसफार्मर में हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे कि दोस्तों बात करें ट्रांसफार्मर की, तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है, चाहे किसी भी टाइप का ट्रांसफार्मर हो, EI ट्रांसफार्मर या फिर टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर या फिर आर्को ट्रांसफार्मर, ये दोस्तों एक इंडक्टिव डिवाइस है। इंडक्टिव डिवाइस का मतलब ये है कि इसके कंस्ट्रक्शन में हम कोर के ऊपर एक कोयल को बाउंड करते हैं। तो कोयल बाउंड करने से दोस्तों होता क्या है कि बेसिकली ये एक इंडक्टर बन जाता है। तो जो भी ट्रांसफार्मर होगा दोस्तों उसमें जैसे कि आपने देखा होगा प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है वो एक इंडक्टर है, कोई रेजिस्टर या कैपेसिटर नहीं है। हालांकि उसके अंदर रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी है और कैपेसिटिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। लेकिन दोस्तों जो बड़ा रूप में अगर हम देखें किसी भी ट्रांसफार्मर को, तो वो प्रिंसिपल जो जिस प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है वो करता है दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम। तो इससे दोस्तों ये पता चलता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा मेजरली तो इंडक्टर ही है। तो दोस्तों उसके अंदर इंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ के कारण एक फिनोमिना होता है जिससे हम बोलते हैं मैग्नेटिक स्टेबलाइजेशन। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों उसको जब हम ऑन करते हैं तो कुछ टाइम वो लेता है, हालांकि बहुत कम होता है वो, लाइक आप कह सकते हैं कि 100 मिली सेकेंड से 200 मिली सेकेंड्स के बीच में जब वो अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसे ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेबलाइज करता है। तो स्टेबलाइज करते वक्त दोस्तों जब तक स्टेबलाइज नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड तब तक वो करंट को अनइवन करंट इनटेक ले सकता है। कहने का मतलब ये है वो इस तरीके से एक्ट करेगा जैसे कि वो एक रेजिस्टर हो। तो रेजिस्टर होने की वजह से होगा क्या कि किसी भी ट्रांसफार्मर में, जैसे कि अगर आप ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो बहुत ही कम होता है दोस्तों। कम रेजिस्टेंस होने से दोस्तों क्या है कि वो छोटे से टाइम पीरियड में जो वोल्टेज है, जो हमारी वोल्टेज आ रही है, उसे ये पता नहीं लगता कि ये एक इंडक्टर है या फिर ये एक रेजिस्टर है। तो वो रेजिस्टर के हिसाब से ही पावर को एकदम देने लगती है। लेकिन इतने में ही जब मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेबलाइज हो जाती है पूरे ट्रांसफार्मर में तो वो पता चल जाता है, मतलब एक इंडक्टर की तरह फॉर्म हो जाता है वो। तो एक तरीके से वो पता लग जाता है कि वो एक इंडक्टर है
और मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेबलाइज हो चुकी है, जिसके बाद जो करंट है वो बढ़ता नहीं है, वो स्टेबलाइज हो जाता है और वो बहुत ही कम हो जाता है, लाइक 100 मिली एम्प्स की रेंज तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले जब स्टेबलाइज नहीं हुई थी फ्लक्स, तो जो ट्रांसफार्मर का इनिशियल करंट है वो दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर्स, मतलब 100 एम्पियर या 200 एम्पियर्स तक जा सकता है। हालांकि वो टाइम बहुत कम होगा जिस टाइम के लिए वो इवेंट होगा बेसिकली, तो वो 100 मिली सेकेंड से 200 मिली सेकेंड्स के बीच में। यानी कि दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर को हम 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब 50 हर्ट्ज का जो ट्रांसफार्मर होता है, आपने दोस्तों देखा ही होगा कि हमारे घर में 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज का सिग्नल आता है, पीछे से जो वोल्टेज आ रही होती है। तो 50 हर्ट्ज अगर हैं तो उसकी स्टार्टिंग की 5 से 10 साइकिल्स के लिए ही ये इवेंट होता है, मतलब कि जिसमें जो करंट है वो बहुत ही हाई होता है। तो दोस्तों इससे सबसे पहले तो नुकसान क्या है बेसिकली, तो ट्रांसफार्मर में अगर दोस्तों इनिशियली लोड बढ़ता है और कुछ ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ता है तो उसकी वाइंडिंग्स और कोर के लिए खतरा है, मतलब कि वाइंडिंग्स हो सकता है जल जाए, ओवरहीट कर जाए, बट हालांकि बहुत ही कम समय के लिए होता है ये, लेकिन फिर भी ये ओवर टाइम जो है लाइफ ट्रांसफार्मर की कम कर सकता है। सेकंड चीज़, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के बाद जो बाकी सर्किट भी लगा होता है, अगर हम उस बाकी सर्किट की भी बात करें, जैसे कि हमारे रेक्टिफायर में कैपेसिटर बैंक होता है लगा हुआ, तो कैपेसिटर बैंक भी जो है इनिशियली जैसे ही हम ऑन करेंगे डिवाइस को तो एकदम से करंट वो भी खींचेंगे, तो उस पर भी लोड पड़ेगा, तो पूरे सर्किट में ओवरऑल एक लोड पड़ेगा, जिससे कि जो हमारी 230 वोल्ट्स जहाँ से मेन्स आ रही हैं अल्टीमेटली वहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तो आपने दोस्तों ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप हैवी सिस्टम या हैवी ट्रांसफार्मर्स को ऑन करते हैं तो इनिशियली करंट इतना ज़्यादा होता है कि जो लाइट है घर की आपके वो हल्की सी डिम करती है या फ्लक्चुएट करती है, या फिर बंद, ऐसा लगता है कि बंद होके ऑन हुई है हल्की सी। और एक्सट्रीम सिचुएशंस में तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है उसका इनिशियल करंट इतना ज़्यादा होता है कि जो आपके घर की एमसीबी है वो तक डाउन हो जाती है। उस केस में तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम एक ट्रांसफार्मर के लिए ये सॉफ्ट स्टार्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करें, ताकि जो इनिशियली लोड पड़ता है वो कम हो सके और हमारा एम्पलीफायर प्रॉपरली वर्क कर सके। जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा था कि 100 मिली सेकेंड, यानी कि स्टार्टिंग के 100 मिली सेकेंड से 200 मिली सेकेंड्स के बीच में ही जो ये लोड है वो बढ़ता है, यानी कि 5 to 10 साइकिल्स। आपको पता है जो हमारा एसी का सिग्नल वॉल सॉकेट से आता है वो 50 हर्ट्ज का होता है, यानी कि एक सेकेंड में 50 बार ऐसे ऐसे हो रहा होता है ये। तो चाहे तो आपने ऑफ कर रखा हो स्विच या ऑन कर रखा हो, एक बात ध्यान से याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी तो पीछे से आ ही रही है, सिर्फ स्विच के माध्यम से आपने ऑफ कर रखा है, मतलब उसको रोक रखा है कि जो भी अप्लायंस आपने इससे कनेक्ट कर रखा है उस तक इलेक्ट्रिसिटी ना पहुँचे। लेकिन उससे पहले आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो आ ही रही है, मतलब कि वेव तो उसमें फॉर्म हो ही रही है, हालांकि उसका कोई करंट नहीं है, बट वोल्टेज उसमें कॉन्टीन्यूसली आ रही है, बट उसका करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। ये मतलब कि आप अगर ध्यान से सोचें, मतलब आपने सर्किट को क्लोज नहीं कर रखा, मतलब कोई चीज़ यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रखी, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट ज़ीरो है, बट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो तो बन ही रही है। तो दोस्तों इसके कारण होता क्या है कि जब भी आप ऑन करते हैं स्विच को, मान लीजिए ऑफ है, लेकिन जिस टाइम भी आपने स्विच को ऑन किया उस टाइम पे ये जो सिग्नल आपका यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर जो पीछे से मतलब सिग्नल आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता था इस सिग्नल के। तो आप जब भी ऑन करेंगे जिस भी समय में, मान लीजिए सिग्नल इस टाइम पे यहाँ पर था और आपने ऑन कर दिया स्विच, तो यहाँ से सिग्नल आने लगेगा, मतलब कि ऐसे आने लगेगा, यहाँ से ऐसे आने लगेगा। और अगर मान लीजिए सिग्नल यहाँ पर था तो आपने ऑन किया स्विच तो एकदम से सिग्नल यहाँ से जाने लगेगा। तो ये बहुत ही मतलब डीप है, काफ़ी डीप सोचना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, बट अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको पता समझ आ जाएगा कि जो सिग्नल है वो तो ऐसे फ्लो कर ही रहा है इसके पीछे, चाहे स्विच ऑफ हो चाहे स्विच ऑन हो। जैसे ही हमने ऑन किया तो सिग्नल इसके आगे आने लगा, लेकिन किसी भी पोजीशन पे हो सकता था सिग्नल, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो जिस भी पोजीशन से आप ऑन करेंगे उसी पोजीशन से आने लगेगा सिग्नल जो है आगे। आपने पिछली वीडियो में भी दोस्तों देखा होगा, ये पॉइंट होता है 0 और ये पॉइंट होता है पीक इसका। तो अगर तो आप पीक पॉइंट पे अप्लाई करते ऑन, मतलब ऑफ को ऑन कर देते स्विच को, तो पीक से ही कम हो रहा है, मतलब 0 की तरफ जा रहा है, तब दोस्तों जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब कि ट्रांसफार्मर की मैग्नेटिक फ्लक्स, वो स्टेबलाइज जल्दी हो जाएगी, और उसमें एकदम जो इनिशियली स्पाइक जनरेट हुई है वो नहीं होगी। लेकिन अगर दोस्तों 0 पॉइंट पे अगर ऑन किया होता सिग्नल, तो आपने देखा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पाइक जनरेट होगी। इसी के कारण दोस्तों होता क्या है
कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसको जब भी हम ऑन करते हैं तो हर बार आपने देखा होगा, हर बार लाइट नहीं डिम होती, हर बार नहीं होती, कुछ ही टाइम होती है। कभी कभी हम ऑन करते हैं लाइट डिम हो जाती है, कभी कभी हम ऑन करते हैं लाइट डिम नहीं होती, नॉर्मल चलने लगता है। तो दोस्तों उसका रीज़न मैं आपको बता रहा था, उसका रीज़न ही यही होता है कि जब दोस्तों आप ऑन करते हैं इस स्विच को, तो ये जो AC की वेव फॉर्म बन रही है ये किस पॉइंट पे उस टाइम पे सिग्नल था। तो जिस टाइम पे भी होगा तो उसी टाइम के हिसाब से दोस्तों जो लोड है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। जो इनिशियली जो लोड पड़ा है ट्रांसफॉर्मर के ऊपर वो डिपेंड करेगा। अगर तो पीक पे है तो कम लोड पड़ेगा, अगर ज़ीरो पे था सिग्नल और आपने ऑन किया तो मैक्सिमम लोड पड़ेगा, जितना लोड पड़ सकता है उतना। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये लोड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हाईएस्ट लोड कितना पड़ सकता है ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर है जिसकी ये वाली जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यानी कि जहाँ पर हम 230 वोल्ट्स देते हैं वो वाली वाइंडिंग। अब दोस्तों एक मल्टीमीटर की सहायता से यहाँ पर हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग का DC रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर को DC 200 ohms की रेंज में सेट करेंगे। और सबसे पहले एक चीज़ करनी बहुत ही ज़रूरी है जो कि यूजुअली लोग नहीं करते, जिससे कि रीडिंग में इनएक्यूरेसी आती है, जो कि है इसकी कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन के लिए दोस्तों हम मल्टीमीटर के दोनों प्रॉप्स को आपस में मिला देंगे और अगर तो मल्टीमीटर 0 शो करेगा तो इसका मतलब मल्टीमीटर कैलिब्रेटेड है और हम रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। तो कैलिब्रेशन के बाद दोस्तों हम ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आ रहा है 1.2 ohms। तो ये इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला जो कि है I = V/R, यानी कि करंट इक्वल्स वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें पता है कि प्राइमरी वोल्टेज 230 वोल्ट्स है एंड जो रेजिस्टेंस है प्राइमरी वाइंडिंग का जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था वो था 1.2 ohms। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अप्रॉक्स 191 एम्पियर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तभी जब हम इनिशियली ऑन करते हैं ट्रांसफॉर्मर को तो ट्रांसफॉर्मर 190 एम्पियर्स तक का लोड ले सकता है स्टार्टिंग की 5 to 10 साइकिल्स के लिए। तो दोस्तों अभी तक हमें ये पता चल चुका है कि जो ट्रांसफॉर्मर का इनिशियल करंट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसकी जो प्राइमरी का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। तो किसी न किसी तरीके से दोस्तों अगर मान लीजिए ये हम रेजिस्टेंस को बढ़ा पाते, मतलब कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को 10 ohms कर पाता प्राइमरी रेजिस्टेंस को, तो क्या होता, तो जो करंट है वो 10 टाइम्स कम हो जाता है। यानी कि जहाँ ये 190 एम्पियर्स के अराउंड आ रहा था वहाँ पर सिर्फ 19 एम्पियर्स ही रह जाता और सॉफ्ट स्टार्ट की एज सच कोई नीड होती ही नहीं। तो ये भी एक तरीके का हैक ही आप समझिए या ट्रिक समझिए कि आप अगर प्राइमरी का रेजिस्टेंस बढ़ा सकें किसी तरीके से, बट पावर कम नहीं होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मर की, क्योंकि अगर आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मर की पावर कम होगी एंड हीट भी उतनी ज़्यादा जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर किसी तरीके से हमने इन दो चीज़ों को बैलेंस कर दिया, रेजिस्टेंस को और हीट को, तो हम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर क्रिएट कर सकते हैं जिसके लिए सॉफ्ट स्टार्ट की एज सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो सेकंड ऑप्शन आएगा वो ये आएगा कि ट्रांसफॉर्मर से पहले, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी से पहले अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा दें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अब फोकस करते हैं थोड़ा, तो ये है दोस्तों हमारा ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर से पहले ये जो वायरिंग गई हुई है 230 वोल्ट्स वॉल सॉकेट में, हाँ, इन दोनों के बीच में एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया किसी एक वैल्यू का R, उसको हमने कह दिया R वैल्यू। अब एक ये R जो है ये कितने ओम्स होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे, कितना ओम हमें लगाना है। तो ये ट्रांसफॉर्मर पे भी डिपेंड करता है दोस्तों कि कितना आप ये रेजिस्टेंस लगाएंगे तो बेस्ट इफेक्ट आएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों ये हमने एम रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर तो इसका बढ़ाया, मान लीजिए ये हमने 10 ओम्स लगा दिया तो करंट 190 एम्पियर से 19 एम्पियर तो हो गया, लेकिन दोस्तों जो बाकी सारी जो हीट जनरेट होगी वो सारी की सारी इसी रजिस्टर को लेनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी, जो कि ये नहीं कर सकता और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। और इवन जो पावर है वो जनरेट नहीं होगी, वोल्टेज तो कंट्रोल में आ जाएगी लेकिन जो पावर है दोस्तों वो जनरेट नहीं हो पाएगी, कॉन्टीन्यूस पावर जो ट्रांसफॉर्मर है वो नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए हम एक रिले का स्विच इसके पैरेलल में लगा देंगे। मतलब कि अगर तो मान लीजिए यहाँ पर एक स्विच होता और अगर तो मान लीजिए हमने इसे ट्रांसफॉर्मर को पावर दी
और एग्जैक्टली हाफ सेकंड बाद, मतलब मैंने आपको बताया था 100 से 200 मिली सेकेंड्स के बीच में ही लोड बढ़ता है। तो हमने सेफ साइड के लिए ले लिया कि चलो मान लीजिए आधे सेकंड के लिए भी अगर प्रॉब्लम होती है कि आधे सेकंड बाद मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी और उसके बाद हम नॉर्मल ऑन कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों क्या किया, हमने एक रेजिस्टेंस लगाया और साथ में एक पैरेलल में एक स्विच। तो स्विच के लिए हम रिले का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। रिले एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है किसी भी स्विच के लिए। तो हमने एक स्विच लगाया मान लीजिए, और हमने क्या किया, एग्जैक्टली आधे सेकंड बाद ये स्विच क्लोज हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम ऑन करेंगे, ऑन करने के आधे सेकंड बाद ये स्विच क्लोज हो जाएगा और जो करंट है वो यहाँ से जाने के बजाय यहाँ से चला जाएगा डायरेक्टली। तो आधे सेकंड में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेबलाइज हो जाएगी, उसके बाद जब हम स्विच से इसको डायरेक्टली पावर दे देंगे तो सब कुछ नॉर्मली चलने लगेगा। और सॉफ्ट स्टार्ट दोस्तों यही करता है, यानी कि सॉफ्ट स्टार्ट के अंदर दोस्तों किसी भी प्रकार का एक रेजिस्टर लगा होता है, या एनटीसीबी मान लीजिए। एनटीसीबी एक टाइप का रेजिस्टर है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर होता है, जैसे कि फ़ोटो भी आ रही होगी स्क्रीन पे। तो ये भी इसकी जगह लगा सकते हैं। तो इसी के हिसाब से दोस्तों होता क्या है कि कुछ टाइम बाद एक सर्किट लगा होता है यहाँ पर, जो कि होता है दोस्तों कंट्रोल सर्किट। इसका कंट्रोल सर्किट क्या करता है कि कुछ टाइम बाद, जो यहाँ पर मैं टाइम बता रहा हूँ 500 मिली सेकेंड, एग्जैक्टली 500 मिली सेकेंड बाद इस रिले को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो अगर तो दोस्तों ऐसा होता है तो आपका सॉफ्ट स्टार्ट काम कर सकता है। तो सॉफ्ट स्टार्ट की वर्किंग काफ़ी सिंपल ही लगी होगी दोस्तों, आई होप आपको, कि बस एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद एक कंट्रोल सर्किट लगेगा जो कि जिसका काम क्या होगा, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हाफ सेकेंड बाद ये इस रिले को क्लोज कर देगा, जिससे कि करंट यहाँ से जाने के बजाय यहाँ से जाने लगेगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इतने में स्टेबलाइज हो चुकी है आधे सेकेंड में, इसलिए विदाउट एनी प्रॉब्लम जो ट्रांसफॉर्मर है वो काम कर सकता है और पूरी पावर दे सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी स्केमेटिक और लेआउट्स की भी। तो स्केमेटिक और लेआउट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। तो सर्किट में दोस्तों एक हाई वोल्टेज का रेजिस्टर होता है, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी के सर्किट में तो रिले के लिए एक कंट्रोल सर्किट होता है। तो अभी हम बात करते हैं उस रेजिस्टर की। तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों स्टार्टिंग में हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कितने VA का ट्रांसफॉर्मर है, मतलब कितने वॉट का हमारा ट्रांसफॉर्मर है। तो दोस्तों VA एक ऐसी टर्म है जो कि हम ट्रांसफॉर्मर की पावर को डिनोट करने में इस्तेमाल करते हैं, ना कि वॉट्स। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हम वॉट्स में बात करते हैं कि इतने वॉट पावर, इतने वॉट का ट्रांसफॉर्मर। तो वॉट भी एक टर्म है, बट ट्रांसफॉर्मर के केस में VA का इस्तेमाल होता है। तो VA का मतलब क्या है? VA का मतलब दोस्तों होता है वोल्ट एम्पियर, मतलब कि हमने वॉट्स की जगह वोल्ट एम्पियर का इस्तेमाल किया। ये टर्म जो है दोस्तों, ये पावर फैक्टर की वजह से, एक हमारा AC करंट में पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके कारण हमें जो पावर फैक्टर होता है बेसिकली वो होता है दोस्तों रियल पावर, मतलब रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। तो दोस्तों जो अपेरेंट पावर होती है वो होती है हमारी VA। तो दोस्तों इसके लिए पूरा चैप्टर एक पावर फैक्टर का आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझेंगे कि ये VA में क्यों होता है। तो हालांकि वो इसमें हम कवर नहीं करेंगे, हो सकता है बाद के किसी वीडियो में हम कवर करें। तो पर अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि जो ट्रांसफॉर्मर की पावर है वो हम VA में डिनोट करते हैं कि ये 1000 VA का ट्रांसफॉर्मर है, ये 500 VA का ट्रांसफॉर्मर है, एंड सो ऑन। तो बात करते हैं दोस्तों R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे थे उसकी। तो R की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो आपको सबसे पहले पावर देखनी है ट्रांसफॉर्मर की, कितनी पावर का पीस है। मान लीजिए 1000 पावर का मैंने पीस लिया, मतलब कि 1000 VA का पीस लिया। तो P = VI फॉर्मूला होता है, और V = P/I होगा, और I = P/V होगा। मतलब I मीन्स करंट, करंट इक्वल्स पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। तो हम करंट को कैलकुलेट करेंगे कि दोस्तों 1000 वॉट के लिए कितनी करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कैलकुलेट करें तो करंट इक्वल्स पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर है 1000 VA, और प्राइमरी वोल्टेज जो है ट्रांसफॉर्मर की वो है 230 वोल्ट्स। तो 230 वोल्ट्स पे 1000 VA का मतलब है दोस्तों 4.34 एम्पियर। 4.34 एम्पियर का मतलब दोस्तों ये 1000 VA का अगर तो पीस होगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में 1000 VA तो आनी ही चाहिए। तो उसके लिए हमें 230 वोल्ट्स पे 4.34 एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4.34 एम्पियर्स के बाद दोस्तों हम अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख लेते हैं एक,
2x का, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 2x मतलब डबल का, कि अगर ये 8 एम्पियर्स भी लेगा पीस इनिशियली, मतलब ये हमने दोस्तों कैलकुलेट किया करंट जो कि 1000 वोल्ट के पीस को चाहिए 1000 वोल्ट जनरेट करने के लिए, लेकिन हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2x रख लिया, मतलब कि 8.68, इसका डबल कर दीजिए 8.68 एम्पियर। मतलब कि दोस्तों अगर 8.68 एम्पियर भी इसके अंदर स्टार्टिंग की कुछ साइकिल्स में चला भी जाए तो कोई इशू आएगी नहीं, कभी इस पीस को कभी ओवरहीट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही जो हमारी एमसीबी डाउन की प्रॉब्लम थी या फिर जो फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम थी वो कभी नहीं होगी। इवन 10 एम्पियर्स तक भी अगर ये चला जाएगा इनिशियल करंट तो भी कोई इशू नहीं है। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने अब 8.68 एम्पियर के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो आपको पता है V = IR, अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, R = V/I, 230 वोल्ट्स आपको पता है आप दे रहे हैं, 8.68 एम्पियर अभी निकला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 कैलकुलेट करने के बाद भी। तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 27 ओम ओनली, 27 ओम्स। तो 27 ओम्स का आप रेजिस्टेंस दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, जो हमारे सॉफ्ट स्टार्ट में बड़ा वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1000 VA के पीस के लिए 27 ओम्स लगेंगी दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों कितने वॉट का लगाना है, तो वॉट भी अगेन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर दोस्तों आप कंटिन्यूस वॉटेज के बारे में बात करेंगे तो ये लगभग 1000 वॉट का रेजिस्टर आपका आएगा। बट आपको पता है कि आपने विद इन हाफ सेकेंड्स के अंदर इस रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट कर देने वाले हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। इवन 25 वॉट का 25 वॉट्स का भी रेजिस्टेंस बिल्कुल मोर देन इनफ रहेगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। जिस टाइम के लिए ये जा रहा है करंट वो बहुत कम है, आधे सेकंड के अंदर ये रिले एक्टिवेट हो जाएगी और करंट यहाँ से जाने लगेगा और इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो इसलिए 25 वोल्ट्स भी इनफ है। उसकी रफ कैलकुलेशन के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक चार्ट बना के रखा हुआ है, जिसमें हमने पावर के हिसाब से कितनी पावर का आपका ट्रांसफार्मर का पीस है और 300 VA, 500 VA, 800 VA ऐसे अलग अलग लिखे हुए हैं। और यहाँ पर कैलकुलेट करके, जैसे ये हमने कैलकुलेट किया R की वैल्यू, वहाँ पर कैलकुलेट करके हमने पहले से लिख दी है यहाँ पर, और जो वॉटेज है कितने वॉट का रेजिस्टेंस लगाना है वो भी लिख दिया है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ये 15 वॉट का रेजिस्टेंस नहीं मिलता, तो आप 5-5 वॉट के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा सकते हैं एंड 54 ओम्स की जगह 150 ओम्स के लगाने पड़ेंगे। आप ये 3 पैरेलल में लगाएंगे तो ओवरऑल 50 ओम्स आ जाएगा, जो कि क्लोज इनफ है 54 ओम्स के। तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें आप ±20% टॉलरेंस ईजिली कर सकते हैं, लगा सकते हैं वैल्यू को। और इसी तरीके से हम दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं और भी टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, और अपने लिए सॉफ्ट स्टार्ट बना सकते हैं। अब अंत में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और रह गया बताना, जो कि है दोस्तों किसी भी सॉफ्ट स्टार्ट में एक रिकवरिंग टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कि मान लीजिए ये जब मैंने बात करी कि आधे सेकंड में ये जो रेजिस्टेंस है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और जो करंट है वो रिले के थ्रू पास होने लगेगा। तो दोस्तों रिले को चार्ज करने के लिए जो एक सर्किट लगा होता है बेसिकली, कि मान लीजिए ये 24 वोल्ट की रिले थी, तो 24 वोल्ट की रिले के लिए एक सर्किट लगा होगा, तो वो उसके अंदर जो है एक कैपेसिटर होगा बेसिकली, जो कि इस रिले को ऑन ही रखेगा, ऑन रखने में मदद करेगा कि ऑन रहे, ऑफ ना हो इजीली, कि छोटी सी मान लीजिए हल्की फुल्की कोई फ्लक्चुएशन आई कुछ आई तो उसके कारण ऑफ ना हो जाए, इसलिए वो कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों एक बात और भी है, मान लीजिए ये आपने सर्किट को ऑफ कर दिया, तो ऑफ करने के बाद दोस्तों इमीडिएटली ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 24 वोल्ट्स की रिले 24 वोल्ट्स पे चार्ज हो रखी है, और जब आप स्विच को ऑफ करें तो ये रिले ऑफ हो जाए, मतलब 23-22 वोल्ट्स पे जाके ये ऑफ हो जाए, एंड ये कैपेसिटर स्टिल अंदर का जो कैपेसिटर है वो चार्ज रहेगा और कुछ टाइम उसको लगेगा डिस्चार्ज होने में। तो कुछ सर्किट्स में दोस्तों वो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक भी जो है ऑलमोस्ट आधा चार्ज ही रहता है सर्किट, जिसके कारण दोस्तों होता क्या है कि जब आप मान लीजिए आपने विद इन 3 से 4 सेकंड के अंदर सर्किट को दोबारा ऑन कर दिया, तो वो दोस्तों 500 मिली सेकेंड बाद ऑन होगा ही नहीं, उससे पहले ही ऑन हो जाएगा, हो सकता है 100 मिली सेकेंड पे ही ऑन हो जाए, जिससे कि दोस्तों होगा क्या कि सॉफ्ट स्टार्ट काम एक तरीके से ऐसा ही लगेगा कि आपका जो सॉफ्ट स्टार्ट है मॉड्यूल है वो काम कर ही नहीं रहा है, या फिर आप बहुत मान लीजिए कि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आई, मतलब कि ऑन ऑफ होने लगी वोल्टेज किसी कारण, तो उस केस में ट्रांसफॉर्मर का सॉफ्ट स्टार्ट काम ऐसा लगेगा कि काम कर ही नहीं रहा है, और ट्रांसफॉर्मर अगेन वही फिनोमेना शो करने लगेगा जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, अपना इनिशियल करंट ज़्यादा वाला
और जो है MCB अगेन डाउन हो सकती है। तो उसके कारण दोस्तों जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ज़रूरी है कि ये जो सर्किट है ये बंद करने के बाद कितनी जल्दी रिकवर, मतलब कि दोबारा से यूज़ करने के लिए, दोबारा से इस्तेमाल होने के लिए रेडी हो जाता है कितनी जल्दी। तो उसके लिए जो है रिकवरी टाइम का कॉन्सेप्ट आता है। तो थियोरेटिकली तो दोस्तों जो रिकवरी टाइम है वो इंस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ऑफ करते ही इसे बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए दोबारा से ऑन होने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों अगर लेस देन 1 सेकेंड है सॉफ्ट स्टार्ट में तो भी एक अच्छा सॉफ्ट स्टार्ट मॉड्यूल काउंट होगा। तो दोस्तों इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक ट्रांसफार्मर के लिए सॉफ्ट स्टार्ट मॉड्यूल खरीदते भी हैं या फिर बनाते हैं खुद से, तो जो ट्रांसफार्मर का सॉफ्ट स्टार्ट मॉड्यूल है वो बहुत ही अच्छा होगा और लॉन्ग लाइफ इंश्योर करेगा आपके ट्रांसफार्मर की। और एक चीज़ दोस्तों और जान लेते हैं कि कितनी पावर के बाद के ट्रांसफार्मर के लिए सॉफ्ट स्टार्ट रिक्वायर्ड होता है। तो जनरली दोस्तों अगर आपके पास 500 VA या उससे कम पावर का ट्रांसफार्मर है तो सॉफ्ट स्टार्ट लगाने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, बिकॉज जो कम पावर के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जनरली इनिशियल मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है। हालांकि आप चेक कर सकते हैं अगर तो लाइट फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप सॉफ्ट स्टार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें इनिशियली सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। तो अगर आप टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 300 VA या उससे ज़्यादा पावर के पीस के लिए सॉफ्ट स्टार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, सॉफ्ट स्टार्ट फॉर ट्रांसफार्मर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिए लाइक, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।